Assalamu alaikum students. I am Muhammad Sood. This is class number 11 of Introduction to Object Oriented Programming with Java language. Today topics are uh, नंबर वन है डिसीजन मेकिंग और कंडीशन। नंबर टू है लूप और आइटरेशन। और इस इन टॉपिक को हम एक मेन टॉपिक में हम कवर करते हैं, वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। यानी कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, या यूँ कह लीजिए उसमें किसी भी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट कैसे करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग और कंडीशन। इसमें ये होता है कि आपने कंडीशन लगानी होती है और कंप्यूटर को ये बताना होता है कि आपने ये स्टेटमेंट या ये इंस्ट्रक्शंस या ये कमांड आपने तब एग्जीक्यूट करनी है जब कोई भी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं या कंडीशन लगाना कहते हैं। और हम अपने फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, डिसीजन मेकिंग और कंडीशन। Decision making is about deciding the order of execution of a statement based on certain condition, or repeat a group of statement until certain specified condition are satisfied। यानी कि मकसद ये है कि आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट लिखते हैं ऑर्डर के अंदर, और कोई एक स्टेटमेंट हो सकती है या स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती है ना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकती हैं। तो उनको आपने एग्जीक्यूट करना है डिपेंड ऑन स्पेसिफाई कंडीशन आर सेटिस्फाई। यानी अगर वो कंडीशन ट्रू होती हैं तो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगी। The process of determine the order in which statement execute in a program is called decision making or flow of control। तो इस प्रोसेस को जो डिटरमाइन करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं या फ्लो ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जावा लैंग्वेज हैंडल्स डिसीजन मेकिंग बाय सपोर्टिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस मकसद के लिए हम जावा के अंदर हम मुख्तलिफ तरह के स्टेटमेंट क्या कमांड्स हम लगाते हैं कंडीशन देने के लिए, कंडीशन अप्लाई करने के लिए। उसमें ये 5 बेसिकली स्टेटमेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। नंबर वन है इफ़ स्टेटमेंट। नंबर टू है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। नंबर थ्री है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। नंबर फोर है स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। और नंबर 5 है कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये 5 तरह की स्टेटमेंट है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे कंडीशन लगाने के लिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो कंडीशन अप्लाई करना है, कंडीशन लगाना है, ये बहुत ही यानी कि प्रोग्रामिंग का एक थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट यही है। यानी कंडीशंस अगर आप लगा लेते हो प्रोग्राम बनाते वक्त, तो समझ लीजिए आपको प्रोग्रामिंग करना आपको आ गई है। और कंप्यूटर का जो वजूद आपको नज़र आता है वो इन्हीं कंडीशंस की बुनियाद पर नज़र आता है। या यूँ कह लीजिए कि जब आप लॉजिकल प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें ये 5 स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती हैं। और आज के दौर के अंदर आपने सुना होगा कि आजकल काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, काम हो रहा है कि मशीन जो है उसको हम फैसला करने की सलाहियत दे रहे हैं कि कब उसने क्या काम करना है और कब क्या काम नहीं करना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो याद रखिएगा उस सारे प्रोसेस के अंदर यही इफ़ ही कंडीशन है बेसिकली, जो कि आपके एक प्रोग्राम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बनाती है। या इसी की मदद से आप बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे प्रोग्राम्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं इन 5 स्टेटमेंट की मदद से। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आप नाम सुनते हैं कि ये कोर्स करवाया जा रहा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिकली यही चीज़ है, ये इफ़ की कंडीशंस हैं कि इनको अगर आप सही तरह से पढ़ लेंगे तो इसकी बुनियाद पर आप बड़े बड़े प्रोग्राम बना सकते हैं। याद रखिएगा, आज से तकरीबन मैं अगर अपनी एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बात करूं, तो आज से तकरीबन 30 साल पहले एक प्रोग्राम बनाया गया था बेसिक लैंग्वेज के अंदर, और वो प्रोग्राम था चेस का प्रोग्राम।
और चेस के प्रोग्राम के अंदर जो भी गेम खेला गया था उसमें मशीन और एक इंसान को खेलते हुए दिखाया गया था, और उसमें जितनी भी जो लॉजिक्स थी या जो शेयर वो दिया गया था गेम के अंदर जो प्रोग्राम, वो सारी की सारी जो कंडीशन लगाई गई थी वो सब इफ़ की मदद से लगाई गई थी। क्लियर? तो ये बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं इफ़ की मदद से ही आप बनता है, और इसी इन्हीं इफ कंडीशंस लगाने से ही आप किसी भी मशीन को या किसी भी प्रोग्राम को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बना सकते हैं, और मशीन को फैसला करने की सलाहियत दे सकते हैं। क्लियर? अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट को, कि इफ स्टेटमेंट बेसिकली है क्या। तो इन पांचों स्टेटमेंट को हमने डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से। If statement, the if statement may be implemented in the different form depending on the evaluation of a conditional expression, return a value of true। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा इस एक्सप्रेशन के अंदर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है, और इसमें जो जो वैल्यू रिटर्न होती है वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो ये उसको उस वक्त कहने के उस जब जो कंडीशन होगी वो एवोल्यूशन उसकी जो एवोलेट करेगा ट्रू की फॉर्म में, तो जो नीचे दी हुई स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखिएगा। द सेंटेक्स ऑफ अ फॉर अ सिंपल इफ स्टेटमेंट इज एज फॉलो। उसका जो सेंटेक्स है वो किस तरह से लिखेंगे आप सिंपल इफ का, ठीक है? तो याद रखिएगा, अगर आपके पास यहाँ पे देख लीजिए सेंटेक्स फॉर वन स्टेटमेंट विदाउट ब्लॉक और कर्ली ब्रेसेस, अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और उसको आप चाहते क्या है कि उसको कंडीशन की बुनियाद पर या तो एग्जीक्यूट हो या ना हो, तो इसका सेंटेक्स क्या होगा? सिंपल आप इफ लिखोगे, आप राउंड ब्रैकेट में आप कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन देंगे। मैं वर्ड इस्तेमाल किया लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है, लॉजिकल कह लीजिए या कंडीशनल एक्सप्रेशन कह ले, जिसमें आप वो जो 6 ऑपरेटर थे, आपको याद होगा जब मैंने आपको ऑपरेटर का जो लेक्चर दिया था, टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने जो है रिलेशनल ऑपरेटर मैंने आपको बताया था। इसमें इक्वल टू था, लेस देन था, ग्रेटर साइन था, नॉट इक्वल टू था, ठीक है ना? तो उन 6 ऑपरेटर को आप जब इस्तेमाल करते हैं तो वो एक कंडीशनल एक्सप्रेशन बन जाती है या लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाती है, और उसके अगेंस्ट आपको क्या वैल्यू रिटर्न होती है? ट्रू या फॉल्स। तो याद रखिएगा, यहां पर आप जो भी कंडीशनल एक्सप्रेशन दोगे तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्लियर? तो उसकी बुनियाद पर जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है वो या तो रन होगी या नहीं होगी। यानी इसको यूं समझ लीजिए आप कि ये जो आपने कंडीशन लगाई है, ठीक है, इस कंडीशन में आपने एक स्टेटमेंट दिए नीचे इस जाने पर। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है ये डिपेंड करेगी इस कंडीशनल एक्सप्रेशन के ऊपर। ओके, यहां पे जो भी एक्सप्रेशन देंगे, और ये है विदाउट कर्ली ब्रेसेस के आपने सिंपल एक स्टेटमेंट दिए, इस स्टेटमेंट को डिपेंड करेगा इस कंडीशन एक्सप्रेशन के ऊपर। अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर? नीचे देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस क्या है? फॉर ब्लॉक और मोर देन वन स्टेटमेंट विद ब्लॉक और कर्ली ब्रेसेस। अगर आपको कंडीशन की बुनियाद पर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके लिए फिर आप कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करोगे आप। ओके, तो इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि आप जो हैं, ये जो आपने एक्सप्रेशन दी है ये किसके लिए? जब आपने मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है? तो इफ की कंडीशन लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट में आप कोई भी कंडीशनल एक्सप्रेशन देंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन देंगे। अगर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो क्या होगा? तो ये दो स्टेटमेंट जो है इस ब्रैकेट के अंदर एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि बॉडी ऑफ क्या है? इफ कहलाता है। जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये बॉडी ऑफ इफ है, और इसमें देखें कर्ली ब्रेसेस नहीं है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप नॉर्मली जब भी आप इफ की कंडीशन लगाएं तो बेहतर है कि आप कर्ली ब्रेसेस लगा लें फिलहाल, चाहे वो उसमें एक स्टेटमेंट हो या उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट हो। आप बाकायदा ब्लॉक नगे डिफाइन कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये आइडिया होगा कि ये जो ब्लॉक ऑफ इफ है इसमें जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है, या एक लिखी है या दो लिखी है, वो एग्जीक्यूट होंगी या डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? इस कंडीशन एक्सप्रेशन के ऊपर। क्लियर? तो शुरू में आप कोशिश कीजिएगा कि आप फिलहाल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगाकर काम करें, बेहतर है। जब आप एक्सपर्टीज आपको आ जाए तो फिर आप याद रखिएगा, अगर सिंगल स्टेटमेंट है
तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है और उनको आपने एग्जीक्यूट करना है डिपेंड ऑन कंडीशन, तो फिर आप कर्ली ब्रेसेस लगाइएगा। ओके, अब इसका हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट। इसका फ्लो चार्ट क्या होगा या किस तरह से कंट्रोल करेगा, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्या है, फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। देखिए, कंट्रोल जो है ऊपर से नीचे की जानी मूव करता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और जितनी भी स्टेटमेंट होती है लाइन बाय लाइन उनको वो रीड करता है। तो सपोज करें यहाँ पर उसने कंडीशन चेक की इस जगह के ऊपर, कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो इफ के बाद का जो एरिया है वो ये है। क्लियर? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ इफ के अंदर वो दाखिल होगा, और जो भी स्टेटमेंट उसने पढ़नी होगी उसको पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद वो नीचे स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, इसके बाद नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा यहाँ पर, अगर ट्रू नहीं है तो ये यहां से मूव करेगा, ये यहां से मूव करेगा, और मूव करने के बाद फॉल्स हो जाएगा तो उसके बाद वो यहां से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ इफ को वो इग्नोर करेगा, और उसके बाद जो स्टेटमेंट होगी वो फिर यहां पे आके क्या करेगा, वो रीड करेगा। ओके, क्लियर? इस बात को समझिएगा कि ये जो एरिया है, यहां का जो एरिया है, इसको समझ लीजिए आप कि ये जो एरिया है ये आपका क्या है, बॉडी ऑफ इफ है। ये समझ लीजिए बॉडी ऑफ इफ, या ये समझ लें बॉडी ऑफ इफ। ओके, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो इसके नीचे जो स्टेटमेंट होगी यहां पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। अगर यहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट है तो वो इसके बाहर आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये आपका क्या है, ये एक मैंने फ्लो ऑफ प्रोग्राम बता के दिखाया कि कंडीशन का, कि कंडीशन किस तरह से वर्क करेगी, किस तरह से काम होगा। क्लियर हो गई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कंडीशन किस तरह से लगाते हैं। और आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर भी आप ये पढ़ चुके हैं, इसको मैंने एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट करवाया ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए कि कंडीशन कैसे लगाई जाती है। और याद रखिएगा, ये जो कंडीशन लगाने का कॉन्सेप्ट है ये ना सिर्फ सी में या जावा में, बल्कि हर लैंग्वेज में, PHP है, पाइथन है, विजुअल बेसिक है, .NET है, उन तमाम जगह के ऊपर इसी बेस के ऊपर, इसी बुनियाद के ऊपर लॉजिक या कंडीशन लगाई जाती है। यही कॉन्सेप्ट है, यही तरीक़ेकार है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में इस इफ कंडीशन को लगाना आप सीख जाएंगे तो फिर किसी भी लैंग्वेज में आप जो है कंडीशन आप उसी तरीके से लगाई जाती है, तो आप इजीली लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो जनाब ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि हम कंडीशन को जो है किस तरह से अप्लाई करेंगे जावा के अंदर, और उसको हम देखते हैं। तो जनाब आगे बढ़िए। अब यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1। पहले ये सिंपल इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट फॉर वन स्टेटमेंट। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ नोट कीजिएगा, आपने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे देखते जाइए साथ साथ कि आप एग्जाम्पल के अंदर, और ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर नंबर। उसके बाद आपने नंबर के अंदर एक वैल्यू साइन कर दी कि नंबर बराबर है किसके, 2 के। ठीक है जनाब? अब ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। उसके बाद जब नीचे कंडीशन आएगी तो ये जो स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बेस करेगी इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के ऊपर। ओके, इफ अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये मैसेज प्रिंट कर दो कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन नंबर, जो भी नंबर है 2, और लिखा हुआ आ जाएगा दिस नंबर इज पॉजिटिव। ओके, ये बात याद रखिएगा कि वो ये जो कंडीशन है ये बेस किस पे कर रही है, इस नंबर के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर जो आपने नंबर असाइन आपने किया होगा। अगर ये आपने यहाँ पे 0 से अबव है, यानी 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कुछ भी वैल्यू है, तो लिखा हुआ आएगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन नंबर इज दिस नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर ये नंबर मैं माइनस में लिख दूँ, -2 कर दूँ, -4 कर दूँ, -100 कर दूँ, तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 ऐसा नहीं होगा, अगर माइनस में है, तो लाजमी बात है जो कंट्रोल है वो बॉडी ऑफ इफ में नहीं आएगा। याद देखिएगा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया कहलाता है आपका, ये आपका क्या है, बॉडी ऑफ इफ कहलाता है। क्लियर? ये बॉडी ऑफ इफ एरिया है, इसके अंदर नहीं आएगा, बल्कि इसके बाहर आ जाएगा इस जगह के ऊपर। ओके, इस जगह पे आ जाएगा, और यहां पर जो स्टेटमेंट अगर होगी तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को वो इग्नोर कर देगा या इसको निगलेक्ट कर देगा।
क्लियर? चूंकि यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है तो वो यही समझेगा कि जो इफ की स्टेटमेंट है यहां से शुरू हुई है और यहां पर खत्म हुई है। याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जो इफ स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली यहां से शुरू हुई है और यहां पे खत्म हुई है। क्लियर? तो ये देखें, आप इस इफ के बाद देखें यहाँ पे कुछ सेमीकोलन मौजूद नहीं है। जब सेमीकोलन मौजूद नहीं है, आप जानते हैं कि सेमीकोलन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होता है या टर्मिनेट करना होता है कि ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमीकोलन से उसको हम बताते हैं। तो देखें यहाँ पे सेमीकोलन मौजूद नहीं है, इस जगह के ऊपर यहाँ पर कोई सेमीकोलन मौजूद नहीं है। ओके, सेमीकोलन से कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इफ की कंडीशन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे खत्म हुई है, और ये स्टेटमेंट जो है इस लॉजिकल एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रही है। अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और आपको स्क्रीन पे इसका आउटपुट नजर आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इस बॉडी ऑफ इफ से बाहर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है या कोई और स्टेटमेंट है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इस लाइन को वो इग्नोर कर देगा। ओके जनाब, तो इस बात को समझिएगा आप। क्लियर? उसके बाद जो दूसरी एक एग्जाम्पल है, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें आपने एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपने इंटीजर नंबर लिया था, यहाँ पे आप रोल नंबर ले लीजिएगा इंटीजर, उसकी वैल्यू आपने असाइन की 21। अब यहाँ पे आप कहते हो कि इफ अगर रोल नंबर बराबर है 21 के, याद रखिएगा असाइनमेंट के लिए सिंपल एक इक्वल टू असाइन करते हैं, और जब आपने रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, ये चेक करना है कि क्या आप एक पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है, अगर चेक करना है तो वहां पर आप डबल इक्वल टू लगाते हैं। इस बात को जहन में रखिएगा आप। क्लियर? तो यहां पर ये कौन सा ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ओके, चेक किया जा रहा है कि रोल नंबर बराबर है 21 के। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, इस बॉडी ऑफ इफ के अंदर आ जाओ, और यहां पे 3 स्टेटमेंट लिखी है आपने। पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ आपने कि प्रिंट कर दो क्या, नेम इज मोहम्मद अली। दूसरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रिंट कर दो फादर नेम इज अली इमरान। और तीसरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रिंट कर दो एड्रेस फेडरल एरिया कराची। तो ये 3 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, या 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी डिपेंड ऑन दिस कंडीशन। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आपका आउटपुट आएगा, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये आउटपुट नहीं आएगा। यानी ये जो एरिया है ये बॉडी ऑफ इफ का एरिया कहलाता है। चूंकि आपने कर्ली ब्रैकेट से आपने बता दिया है कि ये क्या है, ये एक बॉडी ऑफ इफ है। तो इसमें कब आएगा, कब एंटर होगा, यानी प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल इसके अंदर कब एंटर होगा, जब रोल नंबर की वैल्यू क्या होगी, 21 होगी। अदरवाइज वो इस ब्लॉक में नहीं आएगा, इसके बाहर कंट्रोल आ जाएगा, और बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी या जो भी कुछ काम होगा वो उस पर फिर काम करेगा। इन तीनों लाइनों को वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा आप, जो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। तो ये मैंने आपको सिंपल इफ की कंडीशन समझाई है कि इफ की कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है। अब हम करते क्या है कि इन एग्जाम्पल्स को हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि प्रोग्राम ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से इसको रन करके देखते हैं, और हम इसको बाकायदा डेमोस्ट्रेट करके भी देखते हैं। क्लियर जनाब? तो जनाब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने जो है ड्रीम वेवर उसको आप जो है अपना नेटबीन आईडी इन्वायरमेंट है उसको आप ओपन कर लीजिए। अच्छा, एक काम और कीजिएगा, मैंने आपको जो है इसका जो चैप्टर नंबर ये 6 है मेरे पास है। इंशाल्लाह जब मैं आपको ये बुक दूंगा तो उसमें ये चैप्टर नंबर 6 के तौर पर होगा। फिलहाल मैंने क्या कर दिया, ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइएगा sirmasood.com पे, और यहाँ पर जो है आपके पास ये ओप विद जावा, इस पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें आप तमाम जो आपके वीडियोस हैं जो मैं आपको अपलोड करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से भी तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि यहाँ तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने ये यूट्यूब पे भी डाल दी हैं तमाम इन्हीं के क्लासेस को, लेक्चर्स को। तो यहाँ से भी आप नंबर 1 नंबर 2 की सीरीज़ में आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो नोट्स कह लीजिए बुक है वो इंशाल्लाह मैं बना रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 मैंने चूँकि आज मैं इसको कम्प्लीट किया है, तो फिलहाल चैप्टर 6 मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ आप डिसीजन मेकिंग के अंदर इन जावा व्यू फाइल कीजिएगा, और जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर,
तो ये यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। तो चाहें तो इसको आप अपना अपने पास प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसमें इससे भी आप पढ़ सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में जो मटेरियल है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर सेम जो मैंने अभी आपको पावर पॉइंट स्लाइड पे जो कुछ दिखाया वो सब यहाँ मौजूद है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो जो एग्जाम्पल थी वो एग्जाम्पल ये थी नंबर सिंपल कंडीशन की, जिसमें आपने ये मालूम करना था कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव तो खैर नहीं बताएगा, सिर्फ पॉजिटिव की बात होगी कि वो पॉजिटिव है या फिर कुछ नहीं बताएगा। तो क्योंकि इसमें एल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल इफ की कंडीशन ट्रू पे काम कर रही है। तो ये एग्जाम्पल हम प्रोग्राम में चला के देखते हैं। तो करना क्या है कि इस दो लाइन को आप कॉपी कर लीजिए फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिएगा। चूंकि आप आईडी इन्वायरमेंट जानते हैं नेटबिंग का, तो वहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट कर लेना है आपने। तो यहाँ पर फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए फिलहाल आपका जो टॉपिक है कंडीशंस का है, तो कंडीशन लिख लीजिए आप, कंडीशन। और यहाँ लिख दीजिए इफ़, कंडीशन अंडरस्कोर इफ़। ठीक है, सिंपल इफ़, ताकि याद है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कंडीशन इफ़ की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया आपने, उसको फिनिश कर दीजिए। और क्रिएट की मेन क्लास भी वहीं पर बनानी है ताकि प्रोग्राम को वहीं चला कर देख सके। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आपने उस कोड को कॉपी करना है जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से। तो इस जगह पे पेस्ट कर दें। तो यही का आपने लिखा था। अच्छा, यहाँ पर इसको भी प्रोग्राम को थोड़ा बेटर कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपके। अच्छा, जो अननेसेसरी जो एरिया है जो हमेशा मैं रिमूव कर देता हूँ, आप भी चाहें उसको रिमूव कर लें ताकि आपको स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन जो है आप एक पेज पे देख सके। तो कमेंट्स एरिया ख़त्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपने जो वेरिएबल है, नंबर जो वेरिएबल आपने लिया है उसकी वैल्यू असाइन की, इसको आपने पहले आपने डिक्लेयर भी करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इंटीजर और नंबर। तो देखें जब आप ये वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो अब वो जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर सिंपल आपने लिखा क्या है, समझ लीजिए लाइन को। फर्स्ट लाइन पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दूसरी लाइन पे आपने वैल्यू असाइन की है, और तीसरी लाइन के ऊपर आपने कंडीशन अप्लाई की है कि इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 देन दिस मैसेज स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, साथ में मैं उसकी वैल्यू भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक काम ये किया है कि यहाँ पर जो है जो वेरिएबल है नंबर को वो मैंने प्रिंट कर दिया, उसके साथ प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर चाहे तो नंबर लिखें या छोड़ दें, उसको सिलेक्ट दें, दिस नंबर इज पॉजिटिव। ओके, अब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि इसका आउटपुट देखें स्क्रीन पर क्या आता है। रन कीजिए। तो आप यहाँ देख लीजिए जो आपका आउटपुट एरिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू दिस नंबर इज पॉजिटिव। ओके, अब एक काम कीजिए, नंबर जरा चेंज करते हैं, नंबर आप 9 कर दीजिए। देखें उसका आउटपुट क्या आता है, रन कीजिए। चूंकि 9 भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। रन कीजिए ज़रा। तो उसने शो कर दिया आपको कि 9 दिस नंबर इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अब एक काम कीजिए, आप यहाँ लिख दिए -1 कर दें। क्लियर। अब जो आपने वैल्यू लिखी है वो माइनस में लिखी है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। चूंकि कंडीशन ये जो है फुलफिल नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ये एक्सप्रेशन जो है। तो बॉडी ऑफ इफ में वो कंट्रोल नहीं आएगा, और इसके बाद जो स्टेटमेंट होगी अगर है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है तो कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आएगा। इसको चेक कर लीजिए आप, देख लीजिए प्रोग्राम रन हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ गया बिल्ड सक्सेसफुली बस, लेकिन कोई उसने मैसेज डिस्प्ले नहीं किया है। इस बात को जहन में रखिएगा आप। ओके, क्लियर। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं इसके नीचे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
लाइन और यहाँ पर सिंपल लिख दें एंड ऑफ प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपने दो लाइनें लिखी हुई आपने याद रखी और कर्ली ब्रैकेट आपने लिखा नहीं है, कर्ली ब्रैकेट से आपने उसको बताया नहीं है कि इस इफ के साथ कितनी स्टेटमेंट है, एक है या दो है। तो याद रखें जब आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते तो इफ के साथ वो जो उसके बाद की जो स्टेटमेंट होती है वो एक ही स्टेटमेंट उस इफ का हिस्सा होती है, बाकी जो उसके बाद की स्टेटमेंट है वो उस इफ का हिस्सा नहीं होती, उसका पार्ट नहीं होती। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस इफ का हिस्सा नहीं है। तो देखें अब आउटपुट क्या आएगा अगर कंडीशन जो है फॉल्स है। रन कीजिए, देखें आउटपुट क्या आ रहा है, एंड ऑफ प्रोग्राम। यानी इस लाइन को उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। जो इफ के बाद स्टेटमेंट थी जहां लिखा था कि दिस नंबर इज पॉजिटिव, उस लाइन को उसने स्किप किया और उसके बाद जो नीचे लाइन थी अपने कंटिन्यू जो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम था वो कंटिन्यू हुआ, नीचे आया और नीचे आने के बाद जो एक सिंपल स्टेटमेंट थी उसने उसको एग्जीक्यूट किया, वहां लिखा था एंड ऑफ प्रोग्राम। जो भी लिखा होगा या जो भी काम किया गया होगा वो काम परफॉर्म करेगा, लेकिन इफ के बाद की जो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई? ओके जनाब। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। अच्छा, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है, अगर यहाँ पे देते हैं सिंपल वन देते हैं और वन जो है वो पॉजिटिव है, तो देखें अब आंसर क्या आएगा। अब आंसर ये आएगा कि लिखा हुआ आएगा कि वन दिस नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, उसने वो मैसेज प्रिंट किया, लेकिन जो उसने के बाद जो लिखा है एंड ऑफ प्रोग्राम वो इस इफ का हिस्सा नहीं था। उसके बाद कंट्रोल बाहर आया और आने के बाद इस स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट किया और लिखा हुआ गया एंड ऑफ प्रोग्राम। तो एंड ऑफ प्रोग्राम तो उसने लाजमी ही प्रिंट करना है। इसकी वजह ये है कि ये जो आखिरी जो लाइन लिखी गई है वो इफ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इफ के बाहर का हिस्सा है, कंडीशन के बाहर का हिस्सा है। क्लियर? तो इस बात को जहन में रखिएगा हमेशा आप। ओके। अच्छा, इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज यूं कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल चले इसको अभी अभी यहाँ पे चेंज नहीं करते, एक काम करते हैं, जो सेकंड एग्जांपल थी उसको भी देख लेते हैं पहले हम। सेकंड एग्जांपल के अंदर आपने क्या किया था, आपने मल्टीपल स्टेटमेंट डिस्प्ले करके दिखाई थी आपने, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी से जाइए आप वापस अपने नेटबीन के आईडी के अंदर और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लें। क्लियर? और प्रोग्राम को थोड़ा बेहतर कर लीजिए ताकि आप इजीली प्रोग्राम को रीड कर सकें। अच्छा, इसमें जो आपने वेरिएबल इस्तेमाल किया है वो रोल का वेरिएबल इस्तेमाल किया है, याद रखिएगा, ठीक है, रोल नंबर। और जब रोल नंबर का वेरिएबल आपने इस्तेमाल किया है तो इसको भी आपने देखना है। और यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसको आप देखिएगा कि ये जो ब्रैकेट है ये इस इफ का ब्रैकेट है, ठीक है, और ये जो है मेन फंक्शन का ब्रैकेट है और ये आपका क्लास का ब्रैकेट, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप, ताकि तमाम ब्रैकेट आपको समझ में आने चाहिए कि ये इफ का ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका जो है मेन फंक्शन का ब्लॉक है, ओके, और ये जो है ये क्लास का ब्लॉक है या कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। अच्छा, रोल नंबर वेरिएबल जो है याद रखिए इसको भी आपने एक डिक्लेयर करना है। तो किस तरह डिक्लेयर करेंगे आप, इसकी टाइप डिफाइन कर दीजिए इंटीजर, ओके, और ये आपने एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में कंडीशन लगाइए कि इफ अगर रोल नंबर क्या हो जाए 21 हो जाए, 21 हो जाए तो ये तीन लाइनें जो है वो प्रिंट करनी है ना, कि नेम इज़ नदीम मुस्तफ़ा और फादर नेम इज़ फ़हीम मुस्तफ़ा और एड्रेस इज़ फटरबी कराची। ओके जनाब, तो प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए चूंकि रोल नंबर जो है 21 आपने असाइन किया हुआ है और रोल की वैल्यू जो कंपेयर की गई है वो 21 के बराबर ही की गई है। तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये ट्रू रिटर्न करेगी, यहाँ पे ट्रू आएगा, जिसकी बुनियाद पर कंडीशन कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम जो है वो इस ब्लॉक ऑफ इफ के अंदर आएगा और इन तीनों लाइनों को वो तीनों स्टेटमेंट को वो पढ़ेगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देख लीजिए आउटपुट क्या आ रहा है कि नेम इज़ नदीम मुस्तफ़ा, फादर नेम इज़ फ़हीम मुस्तफ़ा, एड्रेस इज़ फटेबेरिया कराची। तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अगर रोल नंबर की वैल्यू आप 22 कर दें, अब रोल नंबर आपका चेंज हो चुका है, तो अब अगर प्रोग्राम अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो याद रखिएगा इस बॉडी ऑफ इफ के अंदर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कंट्रोल नहीं आएगा और ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। रन करके देखें जरा, देख लीजिए सिर्फ आंसर क्या आ रहा है, प्रोग्राम बिल्कुल सही चला है, आंसर क्या आया, सक्सेसफुल प्रोग्राम ओके रन हो गया, लेकिन कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं किया। हाँ, अगर इसकी जो नीचे लाइन अगर कोई लिखना चाहे यहाँ पर आप लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए आप एंड ऑफ प्रोग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और
एंड ऑफ प्रोग्राम लिख दिया आपने। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है आपने, याद रखिएगा ये इस इफ के बाहर की लाइन है या बाहर की स्टेटमेंट है, ये इस इफ का हिस्सा नहीं है। ओके, तो ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इन तीनों लाइनों को पढ़ने के बाद इस लाइन को तो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम ने पढ़ना ही है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। इस बाहर की लाइन को जो है आपने इफ के बाद आपने लिखी है ब्लॉक के बाद, इस लाइन को लाजमी वो कंपाइलर जो है या जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको रीड करेगा इस स्टेटमेंट को और एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। लेकिन ये जो तीन लाइन्स हैं ये बेस करती हैं इस कंडीशन के ऊपर, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। प्रोग्राम चला के देखें। अभी चूंकि रोल की वैल्यू क्या है 22 है, और यहाँ पे आपने जो कंपैरिजन जो चेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि रोल नंबर जो है बराबर है 21 के, तो आपके पास ये आउटपुट आना चाहिए। तो चला के देखें, इसका चूंकि कंडीशन फॉल्स है तो इसका आउटपुट सिर्फ ये लिखा हुआ है एंड ऑफ प्रोग्राम। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, लेकिन अगर आप इसको 21 कर लेते हैं तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। जो तीन लाइन है वो उनको भी डिस्प्ले करेगा, उसके बाद जो कंट्रोल है वो इस ब्लॉक के बाहर आएगा और यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई एंड ऑफ प्रोग्राम उसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब एक चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, चूंकि रोल नंबर आपने यहाँ वैल्यू असाइन कर दी है, आप असाइन कर रहे हैं, फिक्स कर दिया आपने। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा ऐसा हो जाए, यूज़र इंटरफेस की तरह हो जाए कि कंप्यूटर आपसे जो है रोल नंबर पूछे आपसे, वैल्यू असाइन ना हो। तो आप इसको रिमूव कर दें फिलहाल यहाँ पर। और रिमूव कैसे आप इनपुट लेते हैं, आपको याद होगा एक क्लास आप यूज़ करते हो स्कैनर की, और यहाँ पे ले लीजिए आप इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ाया था कंस्ट्रक्टर का। तो ये जो आप न्यू के बाद जो कीवर्ड लिखते हो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है, और इसमें मैंने सिस्टम डॉट इन की जो क्लास है उसको मैंने उसका पैरामीटर पास कर दिया है। तो इससे मैं अच्छा, चूंकि स्कैनर की क्लास अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही, इसकी वजह ये इसकी मुझे लाइब्रेरी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करें, कंट्रोल स्पेस बार दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी जो उससे रिलेटेड जो भी उसकी लाइब्रेरी फाइल है या जो जावा फाइल है वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए या इंक्लूड कर लीजिए। देखें टॉप के ऊपर जो है ये फाइल इंक्लूड हो गई है, और ये जो रेड लाइन का जो एरर आ रहा था वो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कहा इंटीजर रोल। अब एक काम ये कीजिए कि यहाँ पे इनपुट लीजिए। इनपुट कैसे लेते हैं आप जानते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ लिख दीजिए आप एंटर एनी नंबर फॉर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, कोई भी नंबर दें चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके, और इसके बाद जब आपने इनपुट लेना होता है तो इनपुट लेने के लिए आप नया वेरिएबल ले रखा है रोल। तो यहाँ पे आप कह दें कि रोल बराबर है किसके, इनपुट जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ये आप मेथड ले लीजिए और इसकी मदद से आप रोल नंबर जो है इनपुट ले सकते हैं। अब ये होगा कि आपको रोल नंबर जो है उसकी वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम बन गया है। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो आपसे जो है रोल नंबर जो है वो इनपुट लेगा। तो उसको रन करके देखें, चला के देखें। देखें यहाँ लिखा हुआ क्या आ रहा है, एंटर एनी नंबर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने कोई भी नंबर यहाँ पे दिया, फॉर एग्जांपल आपने दिया 90, आप जैसे एंटर करोगे तो लिखा हुआ क्या आ रहा है, एंड ऑफ प्रोग्राम। क्यों आ रहा है कि सॉरी 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 ये जो है रोल नंबर के लिए था, यानी कि 21 रोल नंबर के लिए था। इसको चेंज कर लीजिए आप। यहाँ पे लिखें एंटर एनी योर रोल नंबर। ठीक है, अगर आपका रोल नंबर 21 होगा तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये यानी कि अदरवाइज जो है वो ये जो नीचे रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले नहीं होगा। सपोज कर लेते हैं कि रोल नंबर 21 जो है उसमें नाम जो है नदीम मुस्तफ़ा का है, फ़हीम मुस्तफ़ा का है, और इसका जो एड्रेस है वो फटरबी एरिया है। तो रन कीजिए ज़रा प्रोग्राम को। अब यहाँ रन कीजिए और देखें, अब यहाँ पूछा आपसे एंटर एनी रोल नंबर। आपने रोल नंबर दिया सपोज करें 21। जैसे ही आप एंटर करते हो
तो क्या लिखा हुआ है, नेम इज़ नदीम मुस्तफ़ा, फादर नेम इज़ फ़हीम मुस्तफ़ा, एड्रेस फतेहपुर कराची और एंड ऑफ प्रोग्राम। लेकिन इसी प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, अब क्या आप रोल नंबर कुछ और दे दीजिए, आप फॉर एग्जाम्पल 23 दे दें आप, तो देखें अब आउटपुट क्या आ रहा है, नथिंग, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, सिंपल एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया, वो रिकॉर्ड या वो डेटा मौजूद नहीं था। क्लियर हो गई बात? अच्छा हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप दो रोल नंबर की दो यानी कि कंडीशन लगा लें। एक इफ कंडीशन ये लगा रखी है आपने, कॉपी कर लीजिए आप, इसी के नीचे आप एक और इसी को ब्लॉक को कॉपी कर लीजिए और इसमें आप लगा दीजिए रोल नंबर 21 अगर है तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, अगर रोल नंबर 22 है तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि नेम इज फरहान खान, ओके, फादर नेम इज रेहान खान और एड्रेस इज गुलबर्ग कराची फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे आपने कंडीशन दो आपने कंडीशन लगाई हुई है, लेकिन सिंपल कंडीशन है इफ वाली, और ये अलग कंडीशन ब्लॉक है और ये दूसरा अलग कंडीशन ब्लॉक है। अब होगा क्या कि जो भी रोल नंबर देंगे उसके मुताबिक आपके पास आउटपुट आ रहा होगा। जब प्रोग्राम चला के देखें और जो रोल नंबर आपने दिए जो रिकॉर्ड के मुताबिक वो 21 है और 22 है रोल नंबर, याद रखिएगा। रन कीजिए प्रोग्राम के अंदर और अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं जब देता हूँ 22 और एंटर कीजिए तो अब आउटपुट क्या आ रहा है, नेम इज़ फरहान खान, फादर नेम इज़ रेहान खान और एड्रेस गुलबर्ग कराची। प्रोग्राम दोबारा रन कीजिए आप, अब क्या आप देते हैं 21, एंटर कीजिए तो अब क्या आ रहा है, नेम इज़ नदीम मुस्तफ़ा, फादर नेम इज़ फ़हीम मुस्तफ़ा, एड्रेस फतेहपुर कराची, ओके। इसके बाद प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए, अब के आप कोई और रहने के नंबर दे दें, ऐसा नंबर दे दें जो मौजूद ही ना हो, जिसकी आपने कंडीशन नहीं लगा रखी, तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ दो रिकॉर्ड के मुताबिक आपने कंडीशन लगाई है। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने फिलहाल। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे चल के देखेंगे जब डेटाबेस के हवाले से, तो आपके डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे और कंप्यूटर क्या करेगा कि आप जो भी रोल नंबर दोगे वो सर्च करेगा डेटाबेस के अंदर और जो रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होगा उसको वो उठाकर ले आएगा और डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ तो फिलहाल मैंने एक सिंपल लॉजिक समझाई है कि कैसे एफी कंडीशन लगाएंगे और कैसे प्रोग्राम में आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से बाहर कंडीशन लगाई जा सकती है, लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड वाइज अगर बात करूँ कि अगर 50 रिकॉर्ड है या 1000 रिकॉर्ड है, उनके लिए इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो सुटेबल नहीं है। लेकिन बाहर कंडीशन इस तरह से लगाई जा सकती है, प्रोग्राम को इस तरह से बनाया जा सकता है, ओके। तो अगर हम कंडीशन यहाँ लगाना सीख जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आगे जब डेटाबेस के साथ हम काम करेंगे तो फिर हमें इसी एक छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए हम मिलियन रिकॉर्ड्स को ईजिली सर्च कर पाएंगे और उनका स्पेसिफिक रिकॉर्ड हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, सर्च करके वो लेकर आएगा और वही रिकॉर्ड आपको दिखाएगा जो रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर मौजूद होगा। ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बहरहाल आज का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ ये था कि इफ़ की कंडीशन कैसे आप लगा के दिखाओगे, कैसे आप कंडीशन लगाएंगे और इफ़ की कंडीशन किस तरह से काम कर रही होती है। इसी को अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में देखना चाहें तो मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करता हूँ, देख लीजिए आप। एंटर एनी नंबर फॉर पॉजिटिव और ठीक है, ये मैसेज आपने डिस्प्ले कर लिया है जो आपने प्रोग्राम बनाया था। इसमें आपने जो नंबर लेना था रोल की जगह पे आप नंबर ले लीजिए, वैसे रोल भी ले सकते हैं लेकिन बेहतर है कि ऐसे वेरिएबल ली जाएं जो प्रोग्राम से रिलेटेड हो और प्रोग्राम के अंदर उसकी जो मीनिंगफुल उसकी वैल्यू हो। तो यहाँ पे आपने सिंपल नंबर ही वेरिएबल ले लिया आपने और यहाँ पर भी आपने नंबर ले लिया आपने, ओके। और ठीक है, इनपुट नेक्स्ट इंटीजर कर लिया, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप सिंपल कह रहे हो कि अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा इसके ज़ीरो के तो क्या करना है आपने, तो आपने जो है सिंपल, और ये ब्रैकेट भी आपने हटा दिया, सिंपल एक लाइन आप प्रिंट करेंगे अभी आप, और वो प्रोग्राम ये होगा कि दिस नंबर इज नंबर प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए आपने इस्तेमाल किया और यहाँ कह दिया कि नंबर इज, ठीक है, ये सिंपल मैसेज डिस्प्ले कर दिया।
और ये इसमें से आपने कंडीशन के अंदर से आपने एक ही स्टेटमेंट यूज़ किया आपने, और तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी डिपेंड ऑन दिस कंडीशन, जो कंडीशन आपने लगाई है। प्रोग्राम को रन कीजिए, ज़रा चला के देखें आप। देख लीजिए यहाँ पे आपसे इनपुट ले रहा है, एंटर एनी नंबर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप नंबर दिए यहाँ पर -9, आउटपुट देखें क्या आ रहा है, एंड ऑफ प्रोग्राम। उसने ये नहीं कहा नेगेटिव है, बस उसने ये कहा कि ये नंबर पॉजिटिव नहीं है, मतलब उसने कोई मैसेज नहीं दिया, क्योंकि आपने कंडीशन सिर्फ लगा रखी है पॉजिटिव के लिए। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोबारा से प्रोग्राम को रन कीजिए और आपके नंबर दे दिए -6 दे दीजिए। अब देखें आउटपुट क्या आ रहा है। अच्छा देखें, प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है। प्रोग्राम को लेना चाहिए था कि नंबर ग्रेटर देन 0 देन दिस नंबर इज पॉजिटिव। प्रोग्राम दोबारा चला के देखें, नंबर 9 दीजिए और एंटर कीजिए। देखें क्या लिखा हो रहा है, 9 दिस नंबर इज पॉजिटिव, और एंड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है। प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए। अब के आप जो आउटपुट जो आप वैल्यू देंगे वो -6 दे दीजिए। अब देखें आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ लिखा हुआ आएगा एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल जो है कर्ली ब्रेसेस के साथ और विदाउट कर्ली ब्रेसेस के साथ दोनों मैंने आपको बता दिए कि दोनों कंडीशन आप कब इस्तेमाल करेंगे। जब आपने मल्टीपल स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है तो आप कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने सिंगल एक ही स्टेटमेंट यूज़ करनी है इफ़ के साथ तो आप कर्ली ब्रेसेस ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर लगा लें तो भी फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको मशवरा दिया है कि आप जब भी कंडीशन लगाएं तो बेहतर है, चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल, आप कर्ली ब्रेसेस लगा लें, बता दें कि इस इफ के अंदर इस स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट करना है डिपेंड ऑन कंडीशन। ओके, तो आप देख लीजिए, हम ब्रैकेट मैंने लगा लिया है। अभी भी सेम वही आउटपुट आएगा जो पहले आ रहा था। तो रन कीजिए और आपसे पूछ रहा है कि एंटर एनी नंबर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप नंबर दे दिया आपने -5। देखें अब कोई आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ लिखा हुआ है एंड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए और अब आप वैल्यू दीजिए सिंपल 15। चूँकि ये नंबर पॉजिटिव है तो लिखा हुआ आएगा कि दिस 15 नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके जनाब, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो सिंपल इफ़ का जो कॉन्सेप्ट है कि कंडीशन कैसे लगाते हैं उसको हमने बाकायदा थ्योरी वाइज पढ़ के भी देख लिया, थ्योरेटिकल, और हमने प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके भी देख लिया है। तो इंशाल्लाह हम भी इसी चैप्टर को भी लेके चलेंगे, क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इफ़ है, इफ़ के साथ एल्स इफ़ भी है, उनको भी हमने देखना है। तो फ़िलहाल आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे और उसमें मज़ीद इस चैप्टर को मज़ीद एलुब्रेट करेंगे। ओके जनाब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।